हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पहले तो इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर है ये, और यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे हमारे 6 से 8 मार्क्स जो कि इसी चैप्टर के बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे साल के लिए। बहुत सारे चैप्टर, पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक चीजें आप देखो, तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, है ना। ये कोई जोक वीडियो नहीं है, एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। अगर आपने नहीं लिखा कुछ भी तो सब आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखो, पेयर मतलब यहां पे तो हो गया कि दो इक्वेशन हमको हमेशा दिए रहेंगे। कैसे वाले इक्वेशन? लीनियर रहेगा। लीनियर मतलब क्या होता है ना, डिग्री यहां पे 1 होती है। अब समझाता हूं डिग्री क्या होता है। डिग्री मतलब होता है कि वेरिएबल के ऊपर पावर, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा ना वो 1 होना चाहिए। पावर समझते हो ना, जैसे मान लो लिखा है मैंने x पे पावर 1, जिसको मैं x भी लिखूंगा तो मतलब सेम होता है, ऐसा होना चाहिए। ओके, x हो सकता है, y हो सकता है, p q r s कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी कि सर हमेशा x ही होगा क्या, नहीं। इक्वेशन में देखो क्या होता है, इक्वेशन में बीच में इक्वल टू कहीं पे रहेगा, मतलब इक्वेट किया हुआ रहेगा। 2 वेरिएबल रहेंगे यहां पे। तो अगर एक इक्वेशन लिखूं जिसमें 2 वेरिएबल हो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5, तो ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर 1 है और 2 वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वल टू बीच में होना जरूरी है। अगर इक्वल टू नहीं रहा तो आप इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन ही नहीं बोलोगे। ओके, गॉट इट। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मैं मान लो आपको दूं कि यहां पे x और y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, थोड़ा सोच के बताओ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि सर x की वैल्यू 1 ले लो तो y कितना आ जाएगा, 4। अगर मान लो तुमने x ले लिया 4 तो y कितना आ जाएगा, 1। समझ लो ना, दोनों को जोड़ के 5 लाना है। अगर आपने x की जगह पे 2 ले लिया तो y कितना हो जाएगा, 3, या फिर 3,2 भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया मान लो 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि 3.5 है x और y कितना है, 1.5। पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, ठीक है, एक इक्वेशन दूं, तो इससे आप ना जाने कितने आंसर्स ले आओगे। कोई यूनिक आंसर नहीं होगा, ठीक है। जिसको जो मन कर रहा है वो आंसर लेके आ रहा है और सब सही भी हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर हमको एक यूनिक आंसर चाहिए, आंसर मतलब सॉल्यूशन, तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको पेयर में चाहिए होगा इक्वेशन, पेयर में, ठीक है। तो अगर पेयर में रहा तो क्या होगा ना कि इक्वेशंस के एकदम वही आंसर होंगे, उसके अलावा सब गलत होगा। जैसे मान लो पेयर में कैसे होंगे ना, जैसे मान लो एक इक्वेशन दे दिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया मैंने, पेयर में दे दिया। तो पेयर में दे दिया ना, तो अब इसके आंसर ना जो मन सो नहीं हो सकते हैं, इसके आंसर एकदम खास होंगे, ठीक है। इसके आंसर कैसे सॉल्व करना है ना, इसको मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि कितने तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे। पहले आपने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इसको नोट डाउन कर लिया। मैं आपको टाइम देते रहूंगा और याद दिलाते रहूंगा कि यार लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे, ठीक है। तो एक तो मैं जब पढ़ता था ना, तो मुझे अगर मैं नहीं लिखूं तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होता था कि यार पता नहीं क्या पढ़ा मैंने, है ना। तो आपको भी एक बार ना लिख लेना चाहिए, ठीक है। करो, लिखो इसको। अब देखो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ना कुछ मेथड्स हैं। मैं एक एक करके इसको लिखता हूं यहां पे कि मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। कौन कौन से मेथड है, देखो पहला जो हमको पढ़ना है ना, यह है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे हम लोग। सेकेंड जो मेथड है ना, इसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सबका नाम पहले लिख लो एक एक करके ना, खूब सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन सब लेंगे यहां पे। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, पहले एक और मेथड हुआ करता था, चौथा भी होता था, बस नाम सुन लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब नहीं है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को छोड़ो, हमको यहां पे 3 मेथड पढ़नी है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में जानते हो क्या होता है, चलो एक एक करके ना सोचते हैं। जैसे
अगर मैं यहां पे लिखूं दो इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा था यार, 3 लिखा था। चलो तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे ना, पहले हम x और y ये इक्वेशन को पकड़ेंगे, ठीक है, और यहां पे एक टेबल बना लो ऐसे करके, इसमें लिख देंगे अपन x और y, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना ना, अब यहां पे सोचो कि x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, जैसे मैं x की वैल्यू 1 रख लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समझ लो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो लिख दिया मैंने 4। अब की बार सोच रहा हूं मैं कि x की जगह पे 2 रख दूं, ठीक है, तो चलो फिर से करते हैं, 2 रखा, तो अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो x प्लस वाई मतलब 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगा, तो y इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 3, तो यहां पे लिख दिया मैंने 3। अब एक इक्वेशन मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें इसके लिए भी मैंने क्या किया, टेबल बना लिया, दिख रहे हो, मतलब दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया x और y। अब इसमें भी क्या सोच रहा हूं ना मैं कि एक काम करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करते हैं, अगर x की जगह पे तुम 1 पुट करोगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो बताओ y कितना आ जाएगा, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होता है ये 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, अगर x तुमने 1 रखा तो y कितना आ गया -2। सिमिलरली अगर मैंने x रखा है 0, x अगर 0 रखूंगा तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -3। तो इस तरीके से ना पहले पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेना, इस इक्वेशन से इतने पॉइंट्स आए, 2 ही हमको निकालना होता है, इस इक्वेशन से ये पॉइंट्स आ गए। अब हम आपको लेके चलते हैं ग्राफ पे, ठीक है, और ग्राफ पे इसको मैं दिखाता हूं कि कैसे कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप पे और देखते हैं वहां पे कि ग्राफ कैसा होगा। तो ये रहा हमारा टेबल और अब हम लोग ना इसको ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ पे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, पहले दिया हुआ है 1 एंड 4, 1 कहां पे होगा, 1 यहां पे होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, एंड दिस वन इज 3, इस तरीके से ही ग्राफ होता है। तो और यहां पे कितना हो गया 4, इधर भी कैसे हो रहा होगा, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 2, यहां पे आता है 3। ग्राफ पे आपको पता है ना ये सब कैसे होता है, ऊपर में पॉजिटिव लेते हैं, नीचे में निगेटिव होता है, ठीक है, अगर नीचे जाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा एंड सो ऑन। इधर भी अगर जाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब हम लोग को क्या करना है, देखो कि पहले 1 और 4 करना है, मतलब x में 1 होना चाहिए और y में 4 होना चाहिए, तो देखो ये वाला पॉइंट आएगा, समझ पा रहे हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,4 लिख देते हैं। अगला क्या बोलता है कि x होना चाहिए 2 और y होना चाहिए 3, देखो x होना चाहिए 2, x एक्सिस ये वाला होता है ना, तो इसमें 2 पे जाओ, यहां पे ये रहा, और y कितना होना चाहिए 3 पे, जहां पे ये 3 और 2 दोनों मिल रहे हों, देखो ध्यान से, क्या ये पॉइंट के बारे में बात हो रही है, यस। अब ना इन दोनों पॉइंट को मिला के ना इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, 2,3 है, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हमको एक लाइन खींचनी है, तो चलो मैं अपने टूल से यहां पे एक लाइन खींच लेता हूं, ये रहा लाइन। तो अगर आप यहां से एक लाइन ऐसे खींचते हो, ठीक है, तो ये ऐसे लाइन पास होगा। अच्छा, अगला जो लाइन मुझे खींचनी है वो इसको देख के खींचना है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो एक क्या चाहिए, x चाहिए 1 और y चाहिए मेरे को -2, तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, यहां पे रहा y -2 होता है ये वाला, और x कितना चाहिए, देखो देखो यहाँ पे 1 एंड -2, तो x होना चाहिए 1 और y होना चाहिए -2, मतलब ये वाला लाइन पॉइंट, ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ठीक है। और क्या पॉइंट होना चाहिए 0, -3, x जानते हो 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर, यह है ना y एक्सिस, और y कितना होना चाहिए -3, तो चलो नीचे और एक चलते हैं -3, ये वाला पॉइंट जो है ना इसको बोलते हैं क्या 0, -3। अब इन दोनों पॉइंट से मेरे को एक लाइन खींचनी है, तो चलो फिर से मैं वही करता हूं, टूल यूज करके और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। आपके पास तो स्केल है ना, तो आप स्केल से कर लेना। तो दिख रहा है, देखो कहां पे दोनों मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं x4 पे, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 4, समझ लो ये पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है 4 और y कितना है, y है 1। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो अगर ना ग्राफ पे आपको बहुत प्रॉपर्ली नहीं भी दिखाना तो मैं आपको एक वे बता रहा हूं कि कैसे आपको ग्राफ बनानी है। आप खुद से जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना केयरफुली, तो आपको आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ पे करके देखना पड़ेगा। मेरे ग्राफ में ना यहां पे जब हम लोग बना रहे होते हैं ना तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। आप यहां से बस थोड़ा सा आइडिया लो एंड ग्राफ पे आप खुद से सॉल्व करो। चलो अब ना मैं चलता हूं एक्सरसाइज की तरफ। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये लाइंस, ये जो दोनों लाइन मैंने बनाया ना, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहां पे, 4,1 पे। तो इसका मतलब है कि कुछ लाइन ऐसे हो सकते हैं जो इंटरसेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पैरेलल हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ही चिपक के जाएं बिल्कुल। तो देखो इन तीनों को जानने का क्या तरीका है ना, मैं आपको समझाता हूं। पहले तो आप ये समझ लो कि हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सी मैंने मान लो दो इक्वेशन लिखा है, एक मैंने लिखा है कि a1x और लिखा है मैंने b1y और यहां पे लिखा है मैंने c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको दो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी तरीके का लिखा हुआ दिख जाएगा। अब जैसे ही आपको ये दिख जाए ना, आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, देखो आप बोलोगे यहां पे कि a1 अपॉन a2 अगर इक्वल टू नहीं आए b1 अपॉन b2 के, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ना, देन आपके जो आंसर आएंगे ना, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब समझते हो, मतलब आपका यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर मैं लाइन के बारे में बात करूं ना कि ये लाइंस कैसे दिखाई देंगे, तो दे विल इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छे से समझ लेना, यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखा है मैंने। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि a1 बाई a2 इक्वल हो जाए, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू अगर b1 बाई b2 आए ना, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या c1 बाई c2 भी इक्वल आते हैं। अगर ये सब इक्वल आ गए, ठीक है, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक लाइन दूसरे ऊपर लाइन के ऊपर ना ओवरलैप हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओवरलैप्ड लाइन कहलाता है, या इसको कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। और अगर मैं तीसरा बात करूं ना कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां पे नहीं लिखना है। तो अगर ये नहीं है ना, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है ना, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि दे आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इक्वेशन को देख के ना हम लोग थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि ये लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे कि ओवरलैप्ड होंगे कि पैरेलल लाइंस होंगे। अगर सॉल्यूशन मिल गया तो हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला ना, तो हम इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया, ओवरलैप्ड लाइन समझ में आ गया, पैरेलल लाइन क्या होता है ये समझ में आ गया, कब यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं ये समझ में आ गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत कुछ है ना यहाँ पे। तो आराम से देखो, एक एक करके ना दिमाग में बैठाओ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है, आपने कॉपी पेन लेके बैठा हुआ होगा, आप उसमें लिख भी रहे होगे, है ना। अब लिखते लिखते आपको ना चीजें ध्यान में आने लगेंगी। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम लोग को क्या बोलता है ना कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। क्या बोलता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। तो क्या बोला कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x,
तो गर्ल्स है कितनी है, गर्ल्स है मान लो y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूज करनी है, तो मैं एक को x मान ले रहा हूं, एक को y मान ले रहा हूं। अब क्या बोलता है ना कि x प्लस वाई मिला के कितना है 10, क्योंकि बोला था कि क्लास 10th में कितने बच्चे हैं 10, तो गर्ल्स एंड बॉयज मिला के कितने हो गए 10। और क्या बोलता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या मैं बोलूंगा ना कि गर्ल्स की जो संख्या है ना उसमें से अगर बॉयज की संख्या को माइनस कर दो तो 4 आता है, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को हमने माइनस किया तो क्या आ गया, एक पॉजिटिव नंबर आ गया, मतलब 4 आ गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले टेबल बना लेनी है। तो मैं पहले ना इसके लिए टेबल बना रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे टेबल का फॉर्मेट बना लेता हूं और यहां पे देखते हैं क्या क्या वैल्यू पुट करूं, x और यहां पे y। देखो अगर मैंने x के जगह पे 5 पुट किया, ठीक है, दिख रहा है, x के जगह पे अगर मैंने 5 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, समझ रहे हो कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा ना कलर चेंज कर लेता हूं कि यहां पे क्या लिखा है मैंने कि x अगर मैंने मान लो 5 लिखा है तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 5, क्योंकि y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो कितना आ गया 5। मतलब अगर आपने ये वैल्यू लिया है 5 तो ये भी कितना आ जाएगा 5। दूसरा चलो निकालते हैं, अगर मैंने x की वैल्यू 6 लिया होता, x की वैल्यू अगर मैंने 6 लिया होता तो देखते हैं क्या आता है। यहां पे लिख के कर रहा हूं कि 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो बताओ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6 आएगा ना, और ये कितना आ गया 4। मतलब आप ये बोलोगे कि यहां पे अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 4। तो एक टेबल हमने बना लिया, ये किसके लिए था, ये इसके लिए था। अब मैं y माइनस एक्स के लिए भी टेबल बना रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे ले लिया टेबल, ओके, यहां लिख दिया मैंने x, यहां पे y। तो y अगर, अच्छा ये है कितना, ये है 4। तो अगर सोचो कि मैंने y को क्या रखा 0, ठीक है, y अगर मैं 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा बताओ, तो ये हो गया 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं -4। तो यहां पे क्या लिखोगे -4। और सोचो कि अगर अगली बार में तुमने x को 0 रख लिया ना तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके ना दो पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के लिए क्या करना होगा ना, अब देखो मैंने यहां पे ना ग्राफ का ऐसा डिजाइन बना लिया, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अब हमको क्या क्या यहां पे प्लॉट करना है ना उसको ध्यान से देखना। क्या बोला है x 5 होने चाहिए, तो 5 कहां पे होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, x होना चाहिए 6 मैं थोड़ा बढ़ा के मान ले लेता हूं, यहां पे 6 होता होगा, ठीक है। और 5 है ना, तो यहां पे आ गया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कहां पे आएगा ना, पहला पॉइंट देख, पहला पॉइंट यहां पे आएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है, x होना चाहिए 6 और y होना चाहिए 4, तो ये यहां आएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। तो एक लाइन तो ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। चल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा लाइन क्या करोगे ना, आप ड्रॉ करोगे, कौन कौन, x के जगह पे आपको 6 पुट करनी है। अच्छा ये तो हो गया है ना। दूसरा कहां है भाई टेबल, ये रहा टेबल कि x चाहिए मेरे को -4। -4 कहां होता है ना, 1 2 3 और मान लो यहां पे 4 होता होगा, दिस इज -4। -4 और y कितना होना चाहिए 0, y 0 यही वाला पॉइंट होता है, x एक्सिस पे ही क्या होता है y 0 होता है। अगला क्या बोलता है ना, x होना चाहिए आपका 0 और y होना चाहिए 4, y 4 यहां पे होता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे ना, एक लाइन यहां पे खींच लोगे। चलो मैं भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो ना तो हमको लगता है ये लगभग 7 के आसपास में जाएगा। तो y कितना हो जाएगा 7 और x कितना हो जाएगा ना, लगभग 3 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 3,7 के आसपास आ रहा है। आप इसको क्या करना ना, एक्यूरेटली ड्रॉ करना और देखना कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर 3:7 ही होगा, मतलब 3,7 ही होगा। x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। तो ये आपको ना ग्राफ पे आप कॉपी पे करके देखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर फील होगा। मैं यहां पे रफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा बहुत अप्रोक्स आंसर आना, आसपास भी आना इज ओके, लेकिन आपको तो बहुत एक्यूरेट आंसर लाने होंगे। चलो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट देखो क्या बोला हुआ है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज X एंड 1 पेंसिल था ना, एक पेंसिल है मान ले Y की, तो दोनों के कॉस्ट एक एक का मिल गया। अब देखो क्या बोला हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन है। 5 पेंसिल मतलब हो गया 5Y प्लस 7 पेन की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज, यही था लिखा हुआ। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कितना है 70 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर जो है ना वो 46 रुपीज की हैं। ठीक है, तो 7 पेंसिल मतलब 7Y और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 47। एक बार चेक कर ले दोबारा, 47 था कि नहीं, 46 था, यहां पे लिखा है 46। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, फिर से ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं। फिर से क्या करोगे, एक टेबल ड्रॉ करोगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद फिर ग्राफ पे आएंगे, तो ये रहा, और यहां पे कितना आ जाएगा x और यहां पे y। x की वैल्यू देखते हैं क्या क्या पुट करूं मैं। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, पेन चेंज कर लेता हूं, कि अगर मैंने यहां पे लिखा है 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 50, तो अगर मैं x की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखूं, तो देखो क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 0, तो खत्म हो गया इधर का, ये 50 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो y हो गया 10, x हो गया कितना 0। अब दूसरा सेट देख रहा हूं मैं क्या होना चाहिए भाई, तो दूसरा मैं लेके चल रहा हूं कि अगर y की वैल्यू 3 रख दूं तो 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा ना, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50 था ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं y की वैल्यू आप 3 रखो तो ये 15 बन जाएगा, तो 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 50 है, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। मतलब अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3। तो ये एक दो सेट तो हमने फाइंड कर लिया। अब ना इस इक्वेशन को भी ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोग को, तो चलो इसको लिखते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं, टेबल बना लेता हूं, ठीक है, यहां x है, यहां पे y है, ठीक है। तो अब क्या करें, x की वैल्यू क्या रखूं मैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना कि 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46, तो x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो क्या फायदा होगा, 41 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 15। नहीं कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, x की वैल्यू 3 रख लेते हैं। x अगर तुम 3 रखोगे ना तो ये हो जाएगा 15, और यहां पे आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 46, तो 46 में से 15 चला गया है ना, तो कितना आ जाएगा 25 35 30 40 कितना आता है भाई 1, और यहां पे 3 31, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 31/7। 31/7 को डेसिमल में ले आना, कितना आएगा 7 4 जा 28, और 8 9 10 11 3, 7 4 जा 28, फिर से बचा 2 7 2 जा, ऐसे ही 4.4 आएगा। ठीक है, अगेन x की कुछ भी वैल्यू रख लो, मान लो मैंने यहां रख लिया x की जगह पे, अगली बार कितना रख लें 2 रख लेते हैं। चलो x की जगह पे अगर आप 2 रखोगे ना तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 7y इज इक्वल टू 46 माइनस 10 कहलाएगा, ये 36, यहां पे 7y इज इक्वल टू 36, सो y इज इक्वल टू कितना 5.1 5.1 आता है अगर आप x की वैल्यू क्या रखोगे 2। तो इस तरीके से ना हमारे पास ग्राफ के ऊपर ना कई चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, तो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे
और ग्राफ पे ड्रॉ करना अब मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, आप इसको देखो खुद से ट्राई करके, और नहीं तो मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अपने से करके, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ओके, चलो फर्स्ट को ना चेक करते हैं, समझ लो ना, ये हम लोग पढ़े थे अभी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और बाकी चीजें है ना। तो देखते हैं, फर्स्ट को अगर तुम ट्राई करोगे ना तो यहां पे क्या आएगा कि A1/A2 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 5/7, समझ लो ना, ये 5 ये अपॉन 7, A1/A2 और B1/B2 देखते हैं करके कितना आ रहा है, -4 और 6। तो ये तो भाई 2 और ये 3 आता है, -2/3। तो दे आर नॉट इक्वल। तुम्हें पता है ना, अगर ये इक्वल नहीं है तो कैसे लाइंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला आ जाएगा इसमें, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अच्छा, अगर मैं सेकंड को देखूं चेक करके तो ये कितना आता है, 9/18 और ये है 3/6। देखो भाई दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं। जब भी बराबर आता है तो अभी कुछ कंक्लूड नहीं करते, अभी अपन तीसरा को भी चेक करते हैं कि ये दोनों तो बराबर आ रहा है, और ये है 12/24 और ये भी आ रहा है 1/2, मतलब तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। थर्ड को भी चलो चेक कर लेते हैं, यहां पे है 6/2 तो 3 आता है, यहां पे है -3 एंड -1, ये भी 3 आता है। समझ रहे हो ना, दो चीजें इक्वल हो चुकी हैं। अब तीसरा है 10/9, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये होते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये यार मैंने 2 को भी पैरेलल लाइन रखा है, इसको मिलो क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो थोड़ा माफ करना यार, यहां पे वहीं पे डिसाइड मत कर लेना गलत पढ़ा रहे हो आप, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। चलो अब ना चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। थर्ड भी इसी तरीके का है, लेकिन बोला हुआ है कि बताओ ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तुम्हें याद है ना, कंसिस्टेंट मतलब जिसमें सॉल्यूशन आप फाइंड कर पाते हो, और इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाते हो। तो सॉल्यूशन कब कब फाइंड होता है, आपको पता है ना कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1/B2 रहा ना तो भी कंसिस्टेंट हो गया, या फिर क्या हो, तीनों इक्वल हो, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये दोनों सिचुएशन रहा तो कंसिस्टेंट, और अगर तीसरा वाला रह गया ना, मतलब लास्ट में नॉट इक्वल, तो ये क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। ये क्या कहलाता है, आई फॉर इनकंसिस्टेंट। तो चलो चेक कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट को मैं चेक कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है 3 और यहां लिखोगे /2, समझ रहे हो ना, फर्स्ट अरे 3/2। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा है कि 2/-3, 2/-3। तो ये तो पहले ही नॉट इक्वल आ रहे हैं भाई। नॉट इक्वल मतलब फर्स्ट वाला सिचुएशन मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये कंसिस्टेंट हो गया। चलो सेकंड को भी चेक करते हैं कि यहां पे लिखोगे 2, यहां पे लिखोगे 4, यहां पे है -3, यहां पे है -6, दे आर इक्वल, दिख रहा है। 1/2, यहां पे भी है 1/2, तो दे आर इक्वल। ओके, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, यहां पे आ रहा है 8/9, मतलब दे आर नॉट इक्वल। तो ये लास्ट वाला सिचुएशन है जिसमें क्या कहलाता है, ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी में थर्ड पार्ट पे। यहां क्या बोला हुआ है कि 3/2/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी अगला क्या बोलता है, 5/3/-10। सॉल्व करें इसको पहले। देखो ये कितना आ जाएगा ना, ये आ जाएगा यहां पे अल्टरनेट पोजीशंस वाले कैंसिल हो जाते हैं, ऐसा।
तो ये आ जाएगा 1/6। कितना आ गया ये 1/6। और यहां पे कितना आ रहा है देखो 5, और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1/-6। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं। क्या क्या लिखा रहा है भाई? सो दे आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब पहला वाला सिचुएशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, फोर्थ भी देखोगे ट्राई करके, देखो फोर्थ में क्या बोला है 5, यहां पे क्या लिखा हुआ है -10, यहां पे है -3 और यहां पे है 6। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अगेन 1/-2, मतलब 1 एंड -2। ये भी आ गया -1 एंड दिस इज 2। तो ये दोनों तो इक्वल आ गया पहला। चलो लास्ट वाला भी चेक करते हैं, इज इक्वल टू 11/-22। तो ये भी आ गया 1/2 विथ माइनस साइन। मतलब ये तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल होने पे याद है क्या होता था, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो फोर्थ भी समझ में आ गई। अब ना फिफ्थ वाला पार्ट यहां पे कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या बोला है ना, 4/3/2, और यहां पे लिखा हुआ है 2/3। तो यहां पे देखते हैं कितना आता है, दिस इज यहां पे कट गया है, दोनों इक्वल आ गए, 2/3 है, यहां पे भी 2/3। लास्ट वाला भी चेक कर लो कि 8/12 आ रहा है क्या, 4 से 2 जा और 4 से 3, मतलब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तीनों इक्वल मतलब याद है सेकंड वाला सीन था, इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट याद है ना, A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, और इक्वल आ गया C1/C2 के, तो कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये सब समझ में आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो यहां पे क्या बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो देखो यहां पे जो पहला क्वेश्चन है ना, वो यहां पे लिख देता हूं मैं, कि पहला बोला हुआ था कि दैट x + y इज इक्वल टू 5 है पहला, और दूसरा दिया हुआ है कि 2x + 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं कि पहले हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए वो A1/A2 वाला जो रूल है ना, याद है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 वाला देखते हैं अपन करके, है ना। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 1/2। समझ रहे हो, A1 कौन है यहाँ पे, A1 1 है, और B1 भी कितना है, 1 है। यहाँ पे A2 कितना है, 2, और B2 भी कितना है, 2। चलो तो मैं देखता हूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगेन 1/2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5/10। तो क्या लग रहा है आपको कि ये दोनों आपस में इक्वल है? ये भी इक्वल है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 1 है और ये 2 है। तो अगर ये तीनों इक्वल होते हैं ना, तो पैरेलल लाइन होता था, याद है, इसको हम क्या बोलते थे, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये तीनों इक्वल होते थे तो हम इसको क्या बोलते थे कि दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। और ये कैसा होता था, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो आप इस पे क्या बनाना पड़ेगा, आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलो ग्राफ कैसे बनाएंगे ये भी देख लो। यहां पे लिखा हुआ है कि दैट x + y इज इक्वल टू 5। x के जगह पे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा टेबल। टेबल में आप क्या बनाते थे कि यहां पे लिखते थे x, यहां पे लिखते थे y। x के जगह पे अगर आप सोचो कि 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देख रहे हो ना, यहां पे करके देखो x + y इज इक्वल टू 5। तो x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं। उसी तरीके से अगर मैं x के जगह पे 5 पुट कर दूं ना, तो y आ जाता है 0। तो हो गया, 2 पॉइंट्स मिल गए अपने को। अगेन दूसरा वाला भी इक्वेशन अगर तुम देखो तो यहां पे आ गया 2x + 2y इज इक्वल टू 10। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहां से तो ये आ जाता है x + y इज इक्वल टू 10। 2 से ये 10 यहां पे कैंसिल, मतलब ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, x + y इज इक्वल टू 5। और इसका भी ग्राफ अगर टेबल बनाओ तो सेम ही बनेगा क्योंकि इक्वेशन ही सेम है। ठीक है, तो ये रहा इसका टेबल, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगेन मैं बोल रहा हूं कि 0 रखेंगे तो 5 आएगा, और यहां 0 रखोगे तो यहां 5 आएगा।
तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो दोनों पॉइंट मैच करेगा। दिख रहा है आपको दोनों पॉइंट्स मैच करते हुए? ग्राफ बना के बताता हूं। मान ले मैं यहां पे सैंपल ग्राफ बना लेता हूं कि चलो ठीक है, ड्राइंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां कितना होता है 1, यहां होता है 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां अगेन 5, यहां पे भी ऐसे ही कर लो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां पे भी मैंने लिख दिया है सबको। इसको क्या बोलते थे? 0 0। अब बताओ मुझे, अगर मुझे मार्क करना है 0,5, एक्स होना चाहिए 0, वाई होना चाहिए 5। अगर एक्स 0 होता है ना तो ऑन द वाई एक्सिस हम लोग को लेना होता है, और अगर y 0 है ना, y 0 किस पे होता है? x पे, तो x कितना है? 5। ये अब यहां पे मैं अगर लाइन एक बनाना चाहूं तो कैसा लाइन बनेगा? देखो ऐसा लाइन बनेगा कि ये रहा, ठीक है। और अगर दूसरा भी लाइन बनाना चाहो ना बेटा, तो फिर से यही लाइन, इसी के ऊपर एक ओवरलैप करना पड़ेगा। मतलब मुझे फिर से क्या करना है ना, वहीं से पास करवाना है, वही दोनों पॉइंट से। तो मैं वही दोनों पॉइंट से अगर फिर से पास कराऊं तो ये तो फिर क्या दिख रहा है? वहीं से गुजरते हुए दिख रहा है आपको? तो अब हम क्या बोलेंगे ना कि इसके तो बहुत जगह पे ओवरलैप पॉइंट है, बहुत जगह पे, तो क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको फेयर करके भी देखोगे ना तो भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा कुछ। तो हर बार अब मैं क्या करता हूं ना, ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, हर बार खाली ये बता देता हूं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो अपना मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो मैं यहां से क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, वहां पे मैंने लिख नहीं रखा है। तो यहां पे एक क्वेश्चन क्या है, बोला है कि दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 8। और दूसरा है ना कि 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अगर आप इसका भी क्या करो ना, यहां पे टेबल बनाओ पहले वाले के लिए, ये रहा, ये हो गया x, ये हो गया y। x के जगह पे सोचो अगर आप 0 पुट करोगे ना तो y आएगा -8, और अगर आप y 0 पुट कर दो ना तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, 0 लेना थोड़ा सा आसान होता है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैंने 0 लिया है। अब मैं सेकंड वाले का भी अगर ग्राफ बना, सेकंड वाले का भी पहले टेबल बना लूं, तो सोचो अगर x के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? x के जगह पे 0 पुट कर दिया, तो y कितना आ जाएगा? -16/3। और अगर y के जगह पे 0 पुट किया तो x आ जाएगा +16/3। अब देखो दोनों जगह पे इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, कितना आता होगा? 5.3। ये भी आता होगा 5.3 विथ माइनस में। फिर वही काम करेंगे, ग्राफ के ऊपर बना देना यहां पे आराम से। तो मान लो ऐसे करके एक ग्राफ बन रहा होगा जिसमें आप ना ये सब पॉइंट्स मार्क करके सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, तो वहां पे जब तुम ऐसा सॉल्व करोगे ना तो तुम देखोगे कि ये ना पैरेलल लाइंस बन जाते हैं। अब पैरेलल लाइन क्यों नहीं बनेगा? देखो पैरेलल लाइन बनना ही चाहिए। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं वही काम कर रहा हूं, a1/b1 वाला। तो देखो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 1/3, और यहां पे -1/-3। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए हैं तो तीसरा को भी चेक करो, क्या ये 8/16 भी 1/3 ही आता है क्या? नो। तो ये क्या होता है ना, ये होता है इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए बोला भी नहीं था, अगर आप बनाते भी ना तो ये पैरेलल लाइन बन जाता। ठीक है, तो चलो अब ना मैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो मैं आप पे छोड़ देता हूं। ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व करो, टेबल बनाओ, फिर उसके बाद ग्राफ बनाओ। अगर कंसिस्टेंट रहा तो ग्राफ बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो अब मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है ना कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब यहां पे क्या करना है ना अपने को, चलो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 14 मोर देन, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज whose length is 4 more than the width is 36।
ठीक है। कैसा है बोला है कि बोलता है कि लेंथ जो है ना वो 4 ज्यादा है विड्थ से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट द लेंथ बी एक्स, विड्थ कितना मान लूं, 2 वेरिएबल है ना, तो विड्थ को मान लेते हैं y, और लेंथ और विड्थ में क्या फर्क है पता है, तो x माइनस वाई, लेंथ और विड्थ में ना 4 मीटर का फासला है, ठीक है। तो ये अपना पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद क्या बोलता है ना कि पेरीमीटर का जो आधा है ना वो 36 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 36 मतलब 72, तो मैं यहाँ पे 72 लिख देता हूं। और पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है क्या होता था, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता था ना, इज इक्वल टू 72। लेकिन लेंथ की जगह पे तुमने क्या बोला हुआ है, एक्स लिखेंगे, और वाई किसके जगह पे, बी के जगह पे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 72/2 मतलब 36। यहां तक समझ में आ गई। तो x प्लस वाई कितना आ गया भाई, 36। ये है अपना सेकेंड इक्वेशन। क्या ये दोनों इक्वेशन को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, तो ठीक है कर लेना, ग्राफिकली करनी है तो ग्राफिकली कर लेना, ठीक है। तो याद है इसका मैं टेबल बना देता हूं, ठीक है, ग्राफ आप खुद बनाना। यहां पे अगर मैं इसका टेबल बनाऊं ना तो कैसा आएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं x, यहां पे y। x के जगह पे सोचो अगर आप 0 पुट करो, ठीक है, यहाँ पे 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू -4। अगर y की जगह पे 0 पुट कर दो ना तो x आ जाता है 4। तो एक तो आसान था, चलो दूसरे में जाते हैं। इसमें 0 मत पुट करना, नहीं तो 36 नहीं ला पाओगे, मतलब एक वैल्यू अगर 0 रहेगा ना तो दूसरा 36 हो जाता है। समझ लो ना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मान ले y 0 रख दिया तो x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। 36 ग्राफ पे कैसे बनाओगे, तो मैं सोच रहा हूं कुछ बढ़िया बढ़िया चीज लाते हैं, ठीक है। जैसे मान ले x रख लिया मैंने 10 भी अजीब है ना। अच्छा ठीक है, जो भी रहे, x की वैल्यू मान लेगा 10 रखा तो y कितना आ जाएगा 26, और अगर तुमने y रखा है 10 तो x आ जाएगा 26, ठीक है। तो अजीब सा थोड़ा सा डायग्राम तो होगा इसका, लेकिन क्या करना ना, इसको ग्राफिकली खुद से ट्राई करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोलता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। बोलता है कि एक लाइन, एक इक्वेशन आप खुद बनाओ जिसको इसके साथ कंपेयर करूं ना तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए पहले। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कर लेते हैं कि एक लिख देता हूं मैं 2x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना तो देखो कैसे इंटरसेक्टिंग कैसे हुआ ना, क्योंकि पहला वाला 2/2, यहां पे कितना आ जाएगा 3/5, दे आर नॉट इक्वल। जैसे ये नॉट इक्वल आता है ना तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। याद आया तुम्हें, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगा। अच्छा दूसरा मुझे बनाना है ना, दूसरा बनाना है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में तुम्हें पता है क्या होता था कि पहला वाला मैच होना चाहिए था और लास्ट वाला मैच नहीं होना चाहिए था। तो देखो स्टार्टिंग वाला तो मैं मैच करा दिया, जैसे 2x यहां पे भी लिखा था मैंने, यहां पे भी 2x लिख दिया, यहां पे भी 3y मैं लिख देता हूं, और यहां पे -8 है ना तो इसको मैं अलग कर लेता हूं, कुछ -10 लिख देता हूं। तो ये जो इक्वेशन बना ना इसको देखो ध्यान से, 2/2 ये भी 1 आ गया, दूसरा वाला भी इक्वल देखो 3/3 ये भी इक्वल आ गया, बट लास्ट वाला देखना इक्वल नहीं रहेगा, -8/-10, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है भाई। तो ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। लास्ट वाला बोलता है ना कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होने चाहिए। तो देखो कोइंसिडेंट लाइन लिखनी है तो पहले तो लिखा हुआ था ना यहाँ पे 2x 3y -8, तो ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए उसके कोएफिशिएंट, है ना, मतलब सारे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इक्वल होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं ना, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। तो यहां आ गया 4x, यहां आ गया 6y और यहां 16 = 0। अब चेक भी कर लेते हैं कि भाई सही है कि नहीं। तो देखो पहला वाला ये लिख रहा हूं मैं, ये तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, मतलब a1 कितना है 2, और मेरा वाला a1 कितना है 4, उनका b1 कितना है 3, इनका है 6। देखो दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं ना, है ना। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, तो यहां पे है -8 और यहां पे है -16, तो ये भी आ गया 1/2, मतलब तीनों इक्वल आ गया। तीनों इक्वल आने पे क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर खुद से इक्वेशन लिखने के लिए बोला ना तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है,
कि आप खुद से देख लो कि कौन कौन से मैच कराने हैं, कौन से मैच नहीं कराने हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ना कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय इट्स लाइन बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो एक काम करते हैं, हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं ना यहां पे बना लेता हूं कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो आप यहां पे क्या करोगे, एक टेबल बना लो। ठीक है, ये रहा अपना टेबल, ये है x, ये है y। x की जगह पे अगर आप 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 मतलब 1 आ जाएगा। y अगर आप 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो एक तो इक्वेशन से हमने पॉइंट्स निकाल लिया, दूसरे वाले से भी चलो निकाल लेते हैं। 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी टेबल बना लो। ये हो गया x, ये हो गया y। x की जगह पर अगर आप 0 पुट करो तो y 6 आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करो। और अगर y की जगह पे तुम 0 पुट करोगे तो x आ जाता है 4। तो अब मुझे ना यहां पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ के लिए एक काम करते हैं, चलो अब ना यहां पे ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे पॉइंट्स में मार्क कर लेता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4, दिस वन इज 5। 5 तक ले लेता हूं, देखते हैं कितनी जरूरत पड़ती है। 1 2 3 4 5। माइनस में भी है क्या, माइनस में नहीं है तो छोड़ देते हैं। अच्छा, माइनस में ना x है इधर। ठीक है, तो इधर भी लिख देता हूं -1 -2 और इधर भी -1 एंड -2। अब क्या बोला है कि x हमको चाहिए 0। x 0 कहां पे होता है, y एक्सिस पे, और y कितना पे चाहिए 1। तो ये पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा ले लें, बोलता है x -1 दे दो और y 0 दे दो। तो इससे ना एक लाइन आपको बनानी है। तो ये लाइन मान लो मैंने ऐसे करके बना लिया। ठीक है, दूसरा है x इज इक्वल टू 0 और y चाहिए 6। तो यही पॉइंट होगा। और अगला बार में ना x है 4 और y है 0, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों से भी आपको एक क्या करनी है, ऐसे करके बना लेनी है। और क्या बोलता है, जो ट्रायंगल बना है ना x एक्सिस को यूज करके, ये देखो ट्रायंगल कैसा बना है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। ठीक है, बोला भी था उन्होंने। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये इसी के बारे में बात चल रही है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है, दोनों लाइन जो मैंने दिया है और साथ में एक्स एक्सिस के साथ। तो ये रहा अपना ट्रायंगल। ठीक है, लग रहा है ना सुंदर सा पीला पीला। तो अब यहां पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये इस एक्सरसाइज में सारी चीजें समझ में आई होंगी। ग्राफिकल मेथड है, थोड़ा कोशिश करना है कि आपको खुद ग्राफ पे ये सब सॉल्व करना है। टेबल तो मैंने फॉर्म करना बता दिया है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा होता है, और उसके बाद होगा एलिमिनेशन मेथड एंड फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा हम लोग यहाँ पे ना पूरे इस चैनल पे आप बने रहो पूरे क्लास 10th पे, और हम लोग हर चीज यहाँ पे सीखेंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा ना जो मैं छोड़ दूंगा, या कुछ भी ऐसा नहीं होगा ना जो तुमको खुद से करना पड़ेगा। सब कुछ इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।